एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि अभी हम 2 दिन बीमार हो गए थे। तो अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को। तो हमारे पास है डेली 1 आवर्स पढ़ने के लिए। तो अब हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो रात का बजा हुआ है 12:25 और अब हम अपनी पढ़ाई करते हैं 1:25 तक। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षण का चिंतन स्तर। तो हंट इस स्तर का मुख्य प्रस्तावक है। यह स्तर शिक्षण का उच्चतम और सबसे व्यावहारिक स्तर है। समाज अपेक्षा करता है कि एक व्यक्ति पूरी परिदृश्य को समझने और अपने ज्ञान को लागू करने में सक्षम होना चाहिए। इसे आत्मनिरीक्षण स्तर भी कहा जाता है। इस अर्थ किसी चीज के बारे में गहराई से विचार करना भी है। नंबर 1 इसका पॉइंट है, यह अत्यधिक विचारशील और उपयोगी है। छात्र प्राथमिक स्थान पर और शिक्षक माध्यमिक स्थान ग्रहण करते हैं। एक शिक्षार्थी इस स्तर को स्मृति स्तर और बुद्धि स्तर के लाभ के बाद ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 3 है, चिंतनशील स्तर शिक्षार्थी को जीवन में वास्तविक समस्या संबंधी स्थितियों को हल करने के लिए प्रेरित करता है। इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्या की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अच्छा, कक्षा का वातावरण पर्याप्त रूप से मुक्त और स्वतंत्र होना चाहिए। नंबर 6 है, यहाँ समस्या की पहचान की जाती है, उसे परिभाषित किया जाता है और फिर समाधान ढूंढा जाता है। इस स्तर पर विद्यार्थी की मौलिक सोच और क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षक को लोकतांत्रिक होना चाहिए, ज्ञान को छात्रों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2 है, छात्र सक्रिय हो जाते हैं, उन्हें नवीन और कल्पनाशील बनाने की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन के लिए निबंध प्रकार की समीक्षा का उपयोग किया जाता है। दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का मूल्यांकन भी किया जाता है। चिंतन स्तर शिक्षण की गुण है। इस स्तर पर शिक्षण झुकाव शिक्षार्थी पर अधिक केंद्रित होता है। इस स्तर पर शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अधिक अंतःक्रिया होती है। नंबर 3, शिक्षण यह स्तर उच्च वर्ग के लिए उपयुक्त है। अब चिंतन स्तर शिक्षण के दोष हैं। ज़्यादातर मानसिक रूप से परिपक्व बच्चों के लिए उपयुक्त है। अध्ययन सामग्री ना तो संगठित है और ना ही पूर्ण नियोजित है या व्यवस्थित है। शिक्षक विकास के 4 चरणों को विकासशील, कुशल, निपुण और प्रतिष्ठित के रूप में भी परिभाषित किया गया है। डेवलपिंग, प्रोफिशिएंट, अकॉम्प्लिश्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड के रूप में भी परिभाषित किया गया है। बोस्टन विश्वविद्यालय के से जुड़े केविन ए रयान ने शिक्षण के 4 चरणों को काल्पनिक, उत्तरजेयता, महारत और प्रभाव के रूप में सूचीबद्ध किया है। संज्ञान और मेटा संज्ञान या कॉग्निशन, ये अवधारणाएं चिंतनशील प्रथाओं से जुड़ी हुई है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मृति, ध्यान, भाषा का निर्माण और समझ तक करना, सीखना, समस्या समाधान और निर्णय लेना सम्मिलित है। इसे अक्सर सूचना प्रसंस्करण, ज्ञान को लागू करने और प्राथमिकता को प्रवर्तित करने के रूप में जाना जाता है। मेटा कॉग्निशन ज्ञान संज्ञान का एक ही प्रकार है। स्वयं ही की विचार प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करता है, समझ होती है, और इसको किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के संज्ञान के बारे में ज्ञान और वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह मूल रूप से आवेदन का ही भाग है। स्टॉप ओवर। एक शिक्षक अपनी प्रस्तुति के समर्थन में कई सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह शिक्षण का कौन सा स्तर परिलक्षित करता है? इसका है चिंतनशील स्तर का। प्रश्नकाल, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देने का अर्थ है छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से परिचित करवाना है। तो लिखा है, पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम। वर्ष 1976 तक भारतीय संविधान ने राज्य सरकारों को पाठ्यक्रम सहित शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति दी थी। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र केवल नीतिगत मुद्दों पर राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की पालना करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने वर्ष 1975 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा (एनसीएफ) की स्थापना की। वर्ष 1976 में शिक्षा को समावर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए संविधान में संशोधित किया गया था और वर्ष 1986 में पहली बार पूरे देश में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय नीति (एनपीई 1986) थी, जो एनसीएफ को आधुनिक साधन के रूप में परिकल्पित करती है। समान बुनियादी मूल्यों और शिक्षा के तुलनीय मानकों को सुनिश्चित करते हुए और भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं का जवाब देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एनपीई 1986 ने एक प्रासंगिक, लचीले और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम पर जोर दिया है। एनसीएफ को बाद में वर्ष 1988 से 2000 और 2005 में संशोधित किया गया था। पाठ्यचर्या ढांचा एक ऐसी योजना है जो व्यक्ति और समाज दोनों के संबंध में शैक्षिक उद्देश्यों की व्याख्या करती है। यह योजना बच्चों को एक शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिगम के अनुभवों के प्रकारों की समझ की ओर ले जाती है। पाठ्यचर्या को नियोजित गतिविधियों के कुल योग के रूप में माना जाता है, जो अधिगम की सुविधा प्रदान करते हैं और विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह समझाने की एक योजना है कि किन अवधारणाओं को व्यवहार में लाया जाना है
शिक्षार्थियों के बीच कौन सी ज्ञान कौशल दृष्टिकोण को जानबूझकर विकसित किया जाना है। इसमें सामग्री के चयन के लिए मानदंड की विवरण, सामग्री के लेन-देन के साथ-साथ मूल्यांकन के विभिन्न ढंग सम्मिलित हैं। निम्नलिखित कारकों से संबंधित है। किसी विशेष स्तर या कक्षा में शिक्षा के समान उद्देश्य है। विषयवार अधिगम के उद्देश्य और सामग्री, पढ़ाई का कोर्स और समय आवंटन, शिक्षण अधिगम अनुभव, शिक्षण अनुदेशात्मक सुविधाएं और सामग्री, अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों के पाठ्यक्रम एक लेख पत्र है जो विषयों की सामग्री और कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण का विवरण देता है। पाठ्यक्रम कवर किए जाने वाले विषयों की एक वर्णनात्मक सूची, उनकी सामग्री का सारांश है। यह वर्णन और अधिक सारांशित करता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह हमें अनुसूची, मूल्यांकन, सुकृत, नियत कार्य, प्रोजेक्ट और परीक्षा आदि की आवश्यक जानकारी देता है। तो गाइस अब पढ़ते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच मुख्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम करिकुलम सॉरी। नंबर 1 है पाठ्यक्रम को विशेष विषय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के सारांश के रूप में वर्णित किया गया है। पाठ्यचर्या एक शैक्षणिक प्रणाली या पाठ्यक्रम में सिखाई जाने वाली सामग्री तो सामग्री को संदर्भित करता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की तुलना में एक व्यापक दायरा है। पाठ्यक्रम प्रकृति में वर्णनात्मक है लेकिन पाठ्यचर्या निर्देशात्मक है। पाठ्यक्रम शिक्षक से शिक्षक में भिन्न होता है जबकि पाठ्यचर्या सभी शिक्षकों के लिए समान होता है। माध्यमिक या तृतीयक तृतीयक शिक्षा में पाठ्यक्रम की शुरुआत में शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सुलभ है। वे इसे अपने अध्ययन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षार्थियों को पाठ्यचर्या तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है जब तक कि वे निश्चित रूप से इसके लिए नहीं कहते। पाठ्यचर्या को विस्तृत पाठ्यक्रम के विशेष विषय के लिए निर्धारित किया जाता है जो अध्ययन की एक विशेष अवधि या एक कार्यक्रम को कवर करता है। पाठ्यक्रम ज़्यादातर शिक्षकों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके विपरीत पाठ्यचर्या सरकार, स्कूल या कॉलेज प्रशासन द्वारा तय किया जाता है। एक पाठ्यक्रम की अवधि केवल 1 वर्ष के लिए होती है लेकिन पाठ्यचर्या अवधि के पूरा होने तक रहती है। चौथाई में पुराने वृक्ष हैं और जबकि आधे में फूल लगना शुरू हो गया है। आइए, हमने क्या कि कथन को हमेशा सत्य मानना है, हमेशा सत्य मानना है। आपको इसको गलत नहीं मानना है कि भाई निष्कर्ष ही गलत, कथन ही गलत है। कथन तो आपसे कह दिया गया है, अब उसका जवाब आपको ढूंढना है बस। सभी सुंदरी वृक्षों में पुष्प लगना शुरू हो गया है।